नमस्ते जी, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे एकदम, ठीक है, मस्त होंगे, आनंदित होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रिया जी हैं, हमारे साथ कमलेश जी हैं और सौरभ जी हैं, शिल्पा हैं, हमारे साथ रोशन हैं, सोनाली जी हैं, ध्रुव हैं, सूर्य प्रताप हैं, मानी और निकिता जी हैं। बहुत तेज़ी के साथ कमेंट चल रहे हैं। तो आप सभी छोटे बहन भाइयों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से, ठीक है, आपको सारी चीज़ें अभी तक, ठीक है, जो भी पढ़ाई गई, वो क्लियर होंगी। आप अच्छे होंगे, आपके घर परिवार पे सब लोग कुशल-मंगल होंगे, ठीक है? और सबसे पहले तो आप ये क्लास, ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं? सब लोग बताएँगे। कितने लोग हैं जो इन क्लासेस को घर से देख रहे हैं और कितने लोग हैं जो इन क्लासेस को लाइब्रेरी से देख रहे हैं? बताइएगा मुझे, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। ठीक है, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर थे, संविधान सभा पर थे और संविधान सभा में मेरे प्यारे बच्चे हम लोग जो है ना, संविधान सभा में हम लोगों ने जो है ना 3 लेक्चर्स में बेसिकली, ठीक है, थोड़ा-सा जाना। अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो जो लोग घर से हैं, जितने भी लोग घर से हैं, ठीक है, उन सभी लोगों से एक मेरी छोटा-सा निवेदन है कि वो सभी, ठीक है, जो घर से क्लास ले रहे हैं, अपने माता और पिताजी को मेरी तरफ से उनके चरणों में वंदन बोलिएगा, ठीक है? अभी बोलिएगा कि एक हमारे दिग्विजय सर हैं और वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। देखो, माता-पिता को इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ मैं आप सभी के, कि आप सभी वो सौभाग्यशाली स्टूडेंट्स हैं, वास्तव में, कि जिनके माता-पिता ने, ठीक है, इस बात को इंश्योर किया कि आप लोग मेहनत करें, आप लोग पढ़ाई करें, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें। पता नहीं कितने, ठीक है, माँ-बाप ऐसे होते हैं जो इस बात को सोच ही नहीं पाते। ठीक है, आप उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनको ऐसे माता-पिता मिले जो, ठीक है, हर परिस्थिति में आपका साथ दे रहे हैं। आइए, ठीक है, तो अभी तक हमने, अगर मैं बात करूँ, वैसे तो हम, ठीक है, संविधान सभा पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? वैसे तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ लिया संविधान सभा में। ठीक है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना? कि हमने यहाँ पे क्या-क्या पढ़ लिया है संविधान सभा में। और दूसरा बच्चे, मेरी एक आदत है, वो क्या है कि मात्रा वगैरह मैं ठीक करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये नोट्स जो हैं वो आपके जाते हैं पीडीएफ पर, ठीक है? तो वो अच्छे तरीके से जाएँ, है ना? चलिए, बाकी का मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से लिखूँ। हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लिया, ठीक है? हमने भैया जी 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लिया। मुझे नहीं लगता कि 1935 के भारत शासन अधिनियम तक, ठीक है, किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा, है ना? इसको हमने पढ़ा। इस अधिनियम की हमने एक-एक प्रावधान को, जितना भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत अच्छे से क्लियर किया। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का डाउट हो। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो है, हमने द डिमांड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने संविधान की माँग पढ़ा। संविधान की माँग, ठीक है, डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो संविधान की मांग हमने पढ़ा है ना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसमें हमने दो प्रकार की मांगों को तो कल बहुत अच्छे से देख लिया था। हमने अप्रत्यक्ष मांगों को भी देख लिया था और हमने सांकेतिक मांगों को भी देख लिया था, है ना? अप्रत्यक्ष मांगों को भी देख लिया था हमने इसमें, और हमने इसमें भैया जी सांकेतिक मांगों को भी देख लिया था। ये दोनों ही प्रकार की मांगे हमने क्लियर कर ली थी कि क्या थी, कब कब हुई, ठीक है, ये सारी चीजें। और आज हम बात करेंगे इसमें, देखिए, प्रत्यक्ष मांगों के बारे में, है ना? आज हम इसमें प्रत्यक्ष मांगों के बारे में बात करेंगे। आज हम डायरेक्ट डिमांड देखेंगे, प्रत्यक्ष मांग देखेंगे। आइए, तो प्रत्यक्ष मांग, ठीक है, इसे समझते हैं। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं इसमें, ठीक है, जो भी है, जैसा भी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल लेकर चलूं, पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास के क्लास में आपको याद करा दूं,
लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है, तो फिर आप भी एक बार जो है ना अपने स्तर पे प्रयास कीजिए कि आपसे कहाँ कमी रह रही है। ठीक है, ध्यान रखना, आप भी प्रयास कीजिएगा कि कहाँ कमी आपसे रह रही है, वह कौन सी बात है जो भाई आपको समझ में नहीं आ पा रही। ठीक है, जहाँ से ठीक है इश्यूज हो रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे और हम दोनों लोग मिलकर ठीक है नो डाउट एक बहुत बेहतरीन पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, मतलब बहुत जबरदस्त पॉलिटी पढ़ने के लिए हम दोनों लोग जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम प्रत्यक्ष मांगों के बारे में आज बात करेंगे, डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ डायरेक्ट डिमांड, प्रत्यक्ष मांग, यहीं पर प्रत्यक्ष मांग, डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जब हम डायरेक्ट डिमांड के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर ये देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सब लोग यहाँ पर समझिएगा कि ये जो डायरेक्ट डिमांड थी, ये सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि एम एन रॉय साहब ने, ठीक है, ये जो डायरेक्ट डिमांड थी, डायरेक्ट डिमांड सबसे पहले जो है वो एम एन रॉय साहब ने, मानवेंद्र नाथ रॉय साहब ने की थी। ठीक है जी, नहीं डायरेक्ट तो नहीं बताया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इनडायरेक्ट तक बता दिया है ना, मुझे भी इतना याद है। ठीक है, मैंने सांकेतिक डिमांड भी बता दी है। ठीक है, लेकिन आज हम डायरेक्ट डिमांड पर चलेंगे और इसको जल्दी से हम लोग खत्म करके फिर आज हमें बहुत सारी नई चीजें भी पढ़नी होंगी ना, उस पर हम फोकस करेंगे। तो डायरेक्ट डिमांड में सबसे पहले हम बात करेंगे 1934 1934 में एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक हुए भारत में, एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक हुए, जिनका नाम था एम एन रॉय, एम एन रॉय। ठीक है, मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय, ये प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक थे मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने ठीक है संविधान सभा के माध्यम से संविधान के गठन की बात कही, और वह भी प्रत्यक्ष रूप से। देखो ये लोग मुझे मरवाएंगे, 18 पे एसी चला के चले गए हैं। चलो ठीक है ना बच्चे, तो एम एन रॉय साहब, मानवेंद्र नाथ रॉय साहब, इनका वास्तविक नाम था बेटा नरेंद्र भट्टाचार्य। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र भट्टाचार्य जी। ठीक है, ये ध्यान रखना, नरेंद्र भट्टाचार्य वास्तविक नाम। और एक मार्क्सवादी विचारक थे भारत में, जिन्होंने ठीक है प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान के गठन की बात कही। तो मैं लिख देता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान के गठन की बात कही, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से संविधान के गठन की बात कही, गठन की बात कही, एम एन रॉय साहब। देखिए जैसे ही बेटा मानवेंद्र नाथ रॉय साहब ने ये डिमांड कर दी, ठीक है, अब चूंकि ठीक है भारत के भीतर ये एक साम्यवादी विचारक थे, भारत के भीतर कैसे थे, ये एक मार्क्सवादी साम्यवादी विचारक थे, तो इनके ये डिमांड करने के बाद फिर कांग्रेस हरकत में आई। और जब कांग्रेस हरकत में आई तो सर्वप्रथम कांग्रेस ने 1935 में, ये ध्यान रखना, संविधान सभा के गठन की बात कही। 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग की, माध्यम से संविधान के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग की, संविधान के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग की, प्रत्यक्ष मांग की। ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो ये बात भैया जी 1935 की है, जब 1935 में
ये बात 1935 की है मेरे प्यारे भैया, जब कांग्रेस ने भी, ठीक है, कांग्रेस भी आप ये कह सकते हैं कि इस बैटल में कूद गई और कांग्रेस ने भी बोल दिया कि भैया, ठीक है, हमें संविधान चाहिए और वह एक संविधान सभा के माध्यम से आना चाहिए। हमें एक संविधान चाहिए और वो एक संविधान सभा के माध्यम से आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर कांग्रेस ने लगातार, कांग्रेस का 1936 का अधिवेशन हो, 1936 का लखनऊ अधिवेशन है बेटा कांग्रेस का, लखनऊ सेशन। अभी तक इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसे मैं इंग्लिश में बताऊं, ठीक है, सब टर्म बिल्कुल नॉर्मल से टर्म है, कोई टेक्निकल वर्ड इसमें है नहीं। तो 1936 में लखनऊ सेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ, और ये जो 1936 में होने वाला लखनऊ अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बच्चे जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस अधिवेशन में भी भैया, ठीक है, सेम वही बात, संविधान के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग, ठीक है, इसमें भी प्रत्यक्ष मांग की। फिर 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ भैया, है ना, 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ, फैजपुर अधिवेशन। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता नो डाउट जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी बच्चे, कि ये अधिवेशन जो फैजपुर अधिवेशन था, ये अभी तक गांव में होने वाला कांग्रेस का कोई पहला सेशन था। इससे पहले कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए वो सारे शहरों में हुए, ठीक है ना जी बेटा, सारे शहरों में हुए, लेकिन ये कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। कांग्रेस का प्रथम ऐसा अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ, जो गांव में हुआ, है ना, बात समझ में रही है। और इन दोनों ही अधिवेशन में बचे, ठीक है, वही बात, ये इन दोनों ही अधिवेशन में मैं लिख देता हूं, इन दोनों ही सेशंस में, इन दोनों ही अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा के माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से संविधान के गठन की मांग की। संविधान सभा के माध्यम से बच्चे माध्यम से संविधान के गठन की बात कही। संविधान सभा के माध्यम से संविधान के गठन की बात कही। ये दोनों ही सेशंस में ऐसा हुआ, ठीक है। अब इसके बाद साल आया 1938। ये 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1938 ये कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन है, हरिपुरा अधिवेशन है बच्चे, और जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। देखो इस पर फोकस करना आप सभी लोग कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस साहब, ध्यान रखना। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन है और हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हैं। लेकिन इस अधिवेशन में एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट आता है, ठीक है। इस अधिवेशन में बच्चे एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट आता है, और वह पता है किसकी तरफ से आता है? जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि जो हमारा संविधान है ना, स्वतंत्र भारत का संविधान, वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा। मतलब स्वतंत्र भारत के संविधान में अंग्रेजों का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होगा। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के एक ऐसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्मित हुई हो, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्मित हुई हो। मतलब ठीक है, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ होगा, और उस संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? देखिए भाई, ठीक है, आप में से जिन लोगों को, ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूं
कि थोड़ा सा बोल रहे हैं कि माइक आवाज, तो आवाज में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आवाज में क्या प्रॉब्लम है? जी, ठीक है। आप लोग ऐसा कीजिए, कोई ईयरफोन वगैरह ले लीजिए, है ना बच्चे, और ईयरफोन वगैरह लेके थोड़ी सी आप जो है ना उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडियो में प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये जो स्टूडियो जिससे मैं क्लास ले रहा हूँ, इसमें साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। धीरे धीरे आ रही है तो प्लीज़ आप लोग, ठीक है, ईयरफोन लगा कर सकते हैं ना। जी, बस स्लो ही आ रही है ना, और तो कुछ नहीं है ना। हाँ बेटा, स्लो इसलिए आ रही होगी, है ना, एक तो मैं स्लो बोलता भी हूँ, तो दूसरा स्लो इसलिए भी आ रही होगी कि आप लोग प्लीज़ कोई ईयरफोन वगैरह लगा लो, ठीक है, उससे थोड़ी सी, ठीक है, तेज आ जाती है ना। ओके, ठीक है। वॉइस कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, और वॉइस को लेकर आपको इतने कमेंट नहीं करने चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष बाबू, और सुभाष बाबू, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट है इसी अधिवेशन में, वो बहुत मायने रखता है। जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट मायने रखता है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का संविधान, स्वतंत्र भारत का संविधान मतलब कि स्वतंत्र भारत के संविधान का मतलब है कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है, जब हम अंग्रेजों के उपनिवेश नहीं रहेंगे, तो स्वतंत्र भारत का संविधान ऐसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा। स्वतंत्र भारत का संविधान ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित होगा, निर्मित होगा, तो वयस्क मताधिकार, जो वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार को हम लोग बोलेंगे एडल्ट सफरेज, एडल्ट सफरेज, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई हो। तो स्वतंत्र भारत का संविधान ऐसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। और ये बात सभी को समझ में, वो लोग क्लियर है? तो भाई स्वतंत्र भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो मतलब जवाहरलाल नेहरू साफ साफ बोल रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के संविधान में अंग्रेजों का कोई रोल नहीं होगा। स्वतंत्र भारत के संविधान में हम अंग्रेजों की इतनी सी भी भूमिका स्वीकार नहीं करते, ठीक है जी। तो स्वतंत्र भारत का संविधान ऐसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा जो वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है, आप लोगों ने अगर लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में या फिर आपने पंचायतों के चुनावों में वोट डाली हो, तो आपने पाया होगा कि अगर आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है तो आप वयस्क मतदाता हैं, ठीक है। तो उसी को वयस्क मताधिकार कहेंगे, एडल्ट सफरेज कहते हैं। तो एडल्ट सफरेज के आधार पर निर्वाचित हों, ठीक है। हालांकि इस आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था, नेहरू ने केवल ये बोला था, लेकिन देखिए टू बी ऑनेस्ट सच बात तो ये कि इस आधार पर हमारी संविधान सभा गठित नहीं हुई थी। तो कुल मिलाकर ये जो मांगे थी, भाई मांगे हमने पढ़ ली पूरी, ठीक है ना, हमने, ठीक है, अप्रत्यक्ष मांग सांकेतिक मांग तो हमने कल ही पढ़ ली थी बहुत अच्छे से, और आज हमने प्रत्यक्ष मांग जो है, जो डायरेक्ट डिमांड है, आज हमने डायरेक्ट डिमांड को भी पढ़ लिया, ठीक है। ये भी हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो अब यहाँ पर आपको वास्तव में बहुत आनंद आएगा। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, उससे मैं आपको जुड़वाऊंगा, ठीक है, उससे आप लोग कनेक्ट करना, और फिर उसके बाद उससे कनेक्ट करने के बाद जो है ना, ठीक है, सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी जी। ऑटोमेटिकली सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। अब आप लोगों को यहाँ पर फोकस करना है, मैं क्या बता रहा हूँ। देखो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, हाँ या ना? मुझे बताओ, ठीक है, आप लोग बताओ, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम,
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है बेटा, एक नया स्टूडियो है ये, ठीक है, और इसमें मुझे भी कुछ हल्की सी प्रॉब्लम लग रही है इस स्टूडियो में, नया बना है अभी अभी, ठीक है, संस्थान का ही है, तो इसमें मुझे भी हल्की सी कुछ प्रॉब्लम लग रही है, डिजिटल बोर्ड में भी हल्की सी दिक्कत मुझे लिखने में आ रही है, राइटिंग बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। अब ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसके आधार पर देखो क्या बोला गया था कि एक यूनियन ऑफ इंडिया, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, बोला गया था कि नहीं भाई, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी? बोलो, ऐसा कहा गया था कि नहीं? आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कहा गया था कि भाई एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। और ये जो अखिल भारतीय संघ होगा, ये किस किस से मिलकर बनेगा? ये अखिल भारतीय संघ ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, अखिल भारतीय संघ जो मिलकर बनेगा, अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश भारत के प्रांत होंगे और प्लस प्रिंसली स्टेट्स होंगे, इसमें देसी रियासतें होंगी, देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स इसको बोलेंगे, ठीक है ना, प्रिंसली स्टेट्स लिख लो, प्रिंसली स्टेट्स। तो इसमें देसी रियासतें होंगी, देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, और प्लस इसमें प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के प्रांत होंगे। अब ये जो ब्रिटिश भारत के प्रांत हैं, आपको पता है दो प्रकार के हैं ना मेरे प्यारे बच्चे। ब्रिटिश भारत के प्रांत ऐसे प्रांत जहां का मुख्य प्रशासक कौन है? गवर्नर है। और ब्रिटिश भारत के ऐसे प्रांत भी हैं जहां का मुख्य प्रशासक कौन है? चीफ कमिश्नर है, मुख्य आयुक्त है। तो ब्रिटिश भारत के प्रांत जो हैं दो प्रकार के हैं, एक ऐसे देखिए जहां पर मुख्य प्रशासक गवर्नर है, और एक ऐसे जहां पर मुख्य प्रशासक मुख्य आयुक्त है। तो इन दोनों इकाइयों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इस अधिनियम के बारे में आप इतना भी जाने होंगे कि भाई इसमें 14 भाग थे, ठीक है, इसमें 321 अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे, और इसमें मेरे प्यारे बच्चे 10 परिशिष्ट थे, इसमें 10 अनुसूचियां थी। तो 14 भाग, 321 अनुच्छेद, और इसमें 10 परिशिष्ट, इसमें 10 अनुसूचियां थी। तो कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि यह एक, ठीक है ना, अच्छा खासा बच्चे अपने आप में एक ऐसा संविधान था, ठीक है, जिसके आधार पर आगे चलकर ब्रिटिश भारत का शासन संचालित किया जाना था, है ना। ये एक ऐसा संविधान था, यह एक ऐसा, ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज था, आप इसे लीगल डॉक्यूमेंट कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ऐसा कानूनी दस्तावेज था जिसके आधार पर ठीक है, ब्रिटिश भारत में शासन व्यवस्था का संचालन किया जाना था, शासन व्यवस्था का संचालन किया जाना, जिसके आधार पर ब्रिटिश भारत में बेटा शासन व्यवस्था चलाई जानी थी, किया जाना था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। देखो यहाँ तो सब ठीक है, ठीक है, यहाँ तो सब ठीक है, वॉइस वगैरह जी। कैलाश कश्यप जी हैं जी। देखो मैं एक बार फिर से आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ठीक है कोई दिक्कत आ रही है, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है, आपकी हर एक परेशानी को मैं दूर करूँगा। आपने 3 क्लासेस ले ली, ठीक है, इन 3 क्लासेस में देखिए सबसे पहले तो हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम जाना था। हमने जो 1935 का भारत शासन अधिनियम जाना था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर
देखिए मैंने आपको बताया कि भाई ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट था जो कि ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव था, मतलब जो कि ठीक ठाक बड़ा था। ठीक है, और ये लीगल डॉक्यूमेंट मतलब ये जो कानूनी दस्तावेज है, इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद, इसमें 10 परिशिष्ट थे। इतना ही नहीं बच्चे, ठीक है, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया था। मैंने बताया था कि नहीं आपको सबसे पहले लेक्चर में, और मैंने कोशिश की थी कि आपको क्लास में ही याद हो जाए कि इसमें भाई शक्तियों का बंटवारा किया गया था इसमें। और शक्तियों का बंटवारा करने हेतु इसमें संघ सूची थी, यूनियन लिस्ट थी। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यूनियन लिस्ट में विषयों की संख्या कितनी थी आप बताएंगे बच्चे? 59 सब्जेक्ट थे। ठीक है, फिर राज्य सूची थी, राज्य सूची, राज्य सूची में विषयों की संख्या 54 थी। ठीक है, इसके बाद फिर समवर्ती सूची थी जिसमें 36 सब्जेक्ट थे। समवर्ती सूची थी, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 36 थी। तो यहाँ पर जो है ना ऑलरेडी शक्तियों का बंटवारा किया गया था। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का बच्चे प्रयास किया गया था, हालांकि वो अखिल भारतीय संघ कभी बन नहीं पाया, वह अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन फिर भी एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास किया गया था। वह अखिल भारतीय संघ इन सबसे मिलकर बनेगा। मैंने यहाँ पर आपको इतना बता दिया था कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आपको एक बैकग्राउंड में समझना है। आपने 1935 के भारत शासन अधिनियम की एक एक प्रोविजन को याद कर लिया था, एक एक प्रोविजन आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। इसके बाद ठीक है वो हो गया। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि भाई ठीक है, संविधान के निर्माण के लिए, ठीक है, वो जो मांगे हुई संविधान निर्माण के लिए मांगे कब कब हुई और वो मांगे कैसी कैसी हुई, एक बार हमें उस पर फोकस करना है, जो संविधान निर्माण के लिए मांगे हैं। और संविधान निर्माण के लिए मांगों को, ठीक है, मैंने आपको 3 भागों में बांटकर बताया था कि अप्रत्यक्ष मांग, सांकेतिक मांग और प्रत्यक्ष मांग। ठीक है, ये सारी मांगे मैंने आपको बता दी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, एक बार आपको लेक्चर रिवीजन तो करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, एक बार आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। और ठीक है, ये बुरा मत मानना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा जैसे एक बच्चा है वो कह रहा है कि सर मेरे नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो सकता है? देखो आपको, ठीक है, कोर्स भी मिल गया, आपके पास फोन भी है, ठीक है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक टीचर आपके दिमाग में आके कैसे फिट हो सकता है कि वो टीचर का दिमाग आपके दिमाग में लग जाए और आपको वो सारी चीजें याद हो जाए? ठीक है, आवाज बिल्कुल सही आ रही है, सब कुछ ठीक है, एक दो लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत अच्छे से, तो ये मैंने बात बताई। ठीक है, हालांकि मैं प्रत्यक्ष मांगे आपको बता चुका था, लास्ट क्लास में मैंने ओरली बता दिया था कि प्रत्यक्ष मांगों को करने वाले सबसे पहले मानवेंद्र नाथ रॉय थे, एमएन रॉय साहब थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है ना, और भारत में ये मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारक थे। ठीक है, इसके बाद जैसे ही इन्होंने ये मांगे की, तो फिर भैया जी कांग्रेस की तरफ से भी मांगे उठने लगी। ठीक है, क्योंकि ये मार्क्सवादी व्यक्ति थे। ठीक है, और ये पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे आज की डेट में अगर आप ये मान के चलो कि कोई मांग कांग्रेस कर दे जो जनता के हित में हो, ठीक, तो फिर जनता के हित में ऐसी मांगों को अन्य पॉलिटिकल पार्टी भी करेंगी। तो वैसे जैसे ही अगर मानवेंद्र नाथ रॉय ने ये मुद्दा उठाया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और उसके आधार पर एक शासन व्यवस्था का संचालन होना चाहिए, तो फिर ठीक है कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर ऐसी मांगों में, ठीक है ना, अपना हिस्सा लिया और कांग्रेस भी इस तरह की मांगों को करने लगी। बस यही बात मैंने आपको बताई थी, और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम देखा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर देखिए प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में स्थापित कर दिया गया था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां हमने बनाई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में, ये भी हमने जाना था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। वो सारी शर्तें हमको बहुत अच्छे से याद है। लेकिन पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव हुए। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव हुए बच्चे। ठीक है ना, मतलब 1935 के भारत शासन अधिनियम में देखिए जो शासन व्यवस्था थी, देखिए उस शासन व्यवस्था को, देखिए मतलब उस संविधान को आप कह सकते हैं कि उस संविधान को फॉलो करते हुए 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। तो मैं लिख देता हूं ये बात भी, 1935 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है ना, लिखित, लिखित संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार,
लिखित संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार बच्चे, अनुसार, ठीक है, मतलब जो संवैधानिक व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम में लिखी हुई थी, उसके अनुसार 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, ठीक है, मतलब प्रांतों के चुनाव हुए। और मैंने आपको बताया था कि उस समय ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या कितनी थी, 11, ठीक है। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। तो उस समय ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या थी 11, आपको समझना है। ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे भारत में उस समय, ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या थी उस समय 11, 11 प्रांत थे ब्रिटिश भारत के प्रांत जो, ठीक है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे। जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, ठीक है, उनकी संख्या थी 11 थे, वो जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे। तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार बच्चे 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। जैसे आज राज्य होते हैं ना आपके 28 राज्य, वैसे भैया प्रांत थे, लेकिन मैंने बताया था। और इन प्रांतों की संख्या कितनी थी, ये ब्रिटिश भारत के प्रांत बच्चे कितने थे, 11 थे। जब 1937 में ये जो चुनाव हुए तो 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, ठीक है, क्योंकि केवल कांग्रेस ही एक अकेलौती पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कांग्रेस के अलावा और भी विभिन्न राजनीतिक दल थे, ठीक है, और भी पॉलिटिकल पार्टीज थे कांग्रेस के अलावा। जब चुनाव हुए तो उन चुनावों में, ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनी 6 प्रांतों में। कांग्रेस बड़ी खुश थी, ठीक है, कि यार देखो, ठीक है, हमने 11 में से 6 प्रांतों में अपनी सरकार बना दी, तो बड़ा स्वाभाविक था, ठीक है, खुशी की बात भी थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव, ठीक है ना, और कांग्रेस ने 6 राज्यों में अपनी सरकार बनाई, ठीक है, कांग्रेस को जनता का समर्थन हासिल था, कांग्रेस खुश थी, ठीक है। 2 साल बीते ही होंगे, 1939 आया और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो द्वितीय विश्व युद्ध में 2 खेमे बने हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में बचे, देखिए देखो, इसको विश्व युद्ध कहा जाता है, मतलब कि पूरे विश्व के जो राष्ट्र हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं। एक तरफ है मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ है दूरी राष्ट्र, ठीक है, 2 भागों में बटे हुए हैं। एक तरफ है मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ है बच्चे दूरी राष्ट्र, ठीक है। अभी जो मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र में आपका इंग्लैंड होगा, बेल्जियम होगा, आपका फ्रांस होगा, ये आप सुनते हुए चले जाओ बहुत अच्छे से। और आप अगर, ठीक है, लगातार कमेंट करते हुए चले जाएंगे तो फिर सुनेंगे कैसे, ये ध्यान रखना जी, ठीक है। मैं बताऊंगा यार आपको सब कुछ, ठीक है, कितने प्रांतों में, ठीक है, कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और कितने प्रांतों में कांग्रेस ने बेटा गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। वो एक एक प्रांत, उस प्रांत में कांग्रेस की सरकार थी या किसी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की सरकार थी, वो भी बताऊंगा। और प्लस मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको ये भी बताऊंगा, जी हाँ, प्लस मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अन्य प्रांतों में किन किन पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार थी और उन सरकारों का मुख्यमंत्री कौन था। ये सारी बातें मैं लिखवाऊंगा, इसमें परेशान मत हो। लेकिन यहाँ पर आप फोकस करो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस पर फोकस करना है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो पूरा विश्व जो है वो 2 खेमे में बट गया, ठीक है। एक तरफ मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में आप लिखते हुए चले जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चले जाओ मेरे साथ साथ, कि मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड था, बेल्जियम था, फ्रांस था, अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल था, ठीक है, ये मित्र राष्ट्र थे। दूसरी तरफ थे दूरी राष्ट्र। दूरी राष्ट्र में 2 प्रमुख राष्ट्र थे, एक था जापान और दूसरा था जर्मनी, ठीक है, 2 प्रमुख राष्ट्र थे, एक जापान जर्मनी, ठीक है, और भी इनके साथ कई सारे और देश थे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हुई कि अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस के पूछे, देखो कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी है ना, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस के पूछे इस बात की घोषणा कर दी कि ब्रिटिश भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। और जैसे इस प्रकार की घोषणा की कि ब्रिटिश भारत भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां से जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था, जो कांग्रेस के राजनेता थे, ठीक है, उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मतलब उनको ये लगा, वो इतने सरप्राइज हो गए कि भाई हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अधिकांशतः राज्यों में हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, हम, ठीक है, देश की शासन व्यवस्था के लिए एक उत्तरदायी सरकार है और हमसे अंग्रेजों ने बिना पूछे इस बात की घोषणा कर दी कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में
मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग ले रहा है, एटलीस्ट हमसे पूछा तो जाना चाहिए था यार। लेकिन वहां पर हम अपने विचार रख पाते कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में आप भारत को क्यों शामिल कर रहे हो, इसमें भारत का अपना क्या इंटरेस्ट है ना। तो वो सारी चीजें, और ऐसे में देखिए फिर ये जो राजनेता थे बच्चे उस समय, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के शीर्ष नेतृत्व थे, उन सभी ने मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार भारत की जनता और भारत के जो आर्मी पर्सन्स थे उनसे आह्वान किया कि कोई भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा। ठीक है, भारत इस द्वितीय विश्व युद्ध के सख्त खिलाफ है। ठीक है, भारत इस प्रकार के किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता, और ठीक है कोई भी सिंगल व्यक्ति ठीक है इसमें नहीं शामिल होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ है जो 1914 से 1918 तक चला है जी। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग ये कमेंट करना बंद कर दो। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, मुझे आप समझाने दो। बात समझ में आ रही है आपको? जो पॉलिटी इतनी सरल लगती है ना, वो इतनी सरल है नहीं। अगर आप यूपीएसआई के और जो विनायक 2.0 बैच के स्टूडेंट है ना, एक बार वो अगर प्रज्ञान बैच वाले टेलीग्राम ग्रुप में है तो वो इनको बताना, इन बच्चों को बताना कि पॉलिटी को कैसे पढ़ा जाता है। विनायक 2.0 वाले बच्चे हैं जिन्होंने शुरुआत में आपकी तरह किया था, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें यूपीपी और एसएससी जीडी के आए थे, लेकिन जब 4-5 क्लासेस ली उन्होंने तो वो बिल्कुल पिंड ऑफ साइलेंट हो गए। और जो उन्होंने पॉलिटी को जिया है ना इन 4-5 महीनों में, आप उनसे आज पूछना टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी इस क्लास को खराब मत करो। इतने लगातार कमेंट चल रहे हैं, इतने लगातार कमेंट चल रहे हैं, बेटा मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, लेकिन इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में। अभी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आप विश्वास नहीं मानेंगे बच्चे, इस प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जीते थे, लेकिन मित्र राष्ट्र की जीत का सबसे प्रमुख कारण पता है क्या था? ठीक है, भारतीय सैनिक। ठीक है, वो भारतीय सैनिक जो बेसिकली ब्रिटिश भारत के सैनिक थे, मतलब क्योंकि तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो तब हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे जो सैनिक हैं, जो भारत के सैनिक हैं, वे ब्रिटिश भारत के सैनिक कहे जाएंगे। वो ब्रिटिश भारत के सैनिक कहे जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो ब्रिटिश भारत के सैनिक हैं बच्चे, इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, मतलब अपने प्राणों की बलिदान दे दिए। और तुम्हें भी पता है कि भारतीय वीरता, ठीक है, उसका कोई सानी नहीं है। ये मैं नहीं किया है बेटा, ऐसे ना। ठीक है, भारतीय वीरता बेटा उसका कोई सानी नहीं है। ठीक है, भारतीय वीरता के आगे अच्छे अच्छे नहीं टिक पाते। आपने देखा होगा गलवान वगैरह में जब इंडिया और ठीक है चाइनीज सैनिकों के आमना सामना हुआ, तो वहां पर एक ट्रीटी है भारत और चाइना के साथ कि वहां पर एलएसी पर जो ठीक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको एलएसी बोला जाता है, तो वहां पर किसी भी तरह का कोई वीपन नहीं होगा। तो ये लोग ठीक है घूसा लातों से लड़ते हैं, या फिर बेसिकली जो ठीक है चैन वगैरह होती है ना उनसे ये लोग सैनिक लड़ते हैं। तो भारतीय सैनिक ऐसे हैं बच्चे वहां पर जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं कि चाइनीजों ने एक बार धोखे से हमला कर दिया बहुत बड़ी संख्या में, और उस पोस्ट पर कुछ ही भारतीय सैनिक थे। वैसा उन कुछ ही भारतीय सैनिकों ने उन्हें इतना रेला कि चाइनीजों की आंखें जो थी ना, जो खुलती नहीं है, वो भी बेटा उस दिन खुल गई, फटी की फटी रह गई। मतलब भारतीयों की वीरता का ठीक है कोई सानी है ही नहीं, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। और प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़े रीजन थे भारतीय सैनिक अंग्रेजों को जीत दिलाने में। अब अंग्रेजों को यहाँ पर ये भी लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम तो वही भारतीय सैनिकों के, कहते हैं ना कि व्यक्ति जो है ना किसी दूसरे के ऊपर उड़ता है, तो अंग्रेज भी दूसरे के ऊपर उड़ रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे कि है तो सही भारतीय, लड़ेंगे भारतीय, ठीक है, मरेंगे भारतीय, और जीतेंगे कौन? अंग्रेज। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी कि इन्होंने कांग्रेस से नहीं पूछा। कांग्रेस को गुस्सा आ गई, कांग्रेस के नेताओं ने बोल दिया। और ये कांग्रेस के नेता बेटा उस समय के वो नेता थे कि ये ठीक है ना, मतलब जैसे आज की डेट में आप देखते हो ना कि फैन फॉलोइंग होती है किसी क्रिकेटर की और किसी पॉलिटिशियन की या किसी बॉलीवुड के एक्टर की जो फैन फॉलोइंग होती है, वैसे ही इन लोगों की फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। ये आपको समझना है। और जब प्रेस मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात पता चली कि वो विरोध कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध का, और इस बात का भी कि भारत इसमें शामिल नहीं होगा, इस बात का भी, तो जितने भी बच्चे सैनिक थे जो कि युद्ध की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जिनको आदेश मिल चुका था कि उन्हें शामिल होना है, उन्हें जाना है, ठीक है, उन्होंने और उनके घर वालों ने मना कर दिया कि आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे गांधी जी मना कर रहे हैं, हमारे नेहरू मना कर रहे हैं, हमारे पटेल साहब मना कर रहे हैं, ऐसा शीर्ष नेतृत्व मना कर रहा है, तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए। और ऐसा हुआ भी।
ठीक है, भारतीय सैनिक जाने से बचे, उन्होंने अपने नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, कह दिया कि भाई किसानी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हम अपने राजनेताओं के अगेंस्ट जाकर इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। और भारत का इसमें इंटरेस्ट क्या है? दूसरा, ये जितने भी राजनेता थे वो लगातार बता रहे थे कि भाई भारत को इससे क्या फायदा होगा, भारत से इसको क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, भारतीय सैनिक बेचारे शहीद होंगे, ठीक है, लेकिन भारत को मिलेगा क्या? क्या आप हमें आजादी दे दोगे भारतीय सैनिकों को लेके? लेकिन नहीं ना, तो फिर क्यों भैया, एक बात बताओ, फिर क्यों हम अपने प्राणों की आहुतियां दें तुम्हारे लिए, तो तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, भारतीयों ने इनकार कर दिया। अब अंग्रेज, ठीक है, शुरुआत में हालांकि अंग्रेजों को पता तो था कि बिना भारतीयों को जीत नहीं सकते, लेकिन अंग्रेज ने कहा अरे कोई बात नहीं, ठीक है, हम, ठीक है, हमारी संख्या ज्यादा है, ठीक है, हम लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र हैं हम लोग। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो, तो हम लोग बहुत सारे राष्ट्र हैं, ठीक है, इन मित्र राष्ट्रों में ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे, इन मित्र राष्ट्रों में, ठीक है, अंग्रेज भी हैं, ठीक है, इनमें अमेरिका भी है, बेल्जियम भी है, फ्रांस भी है, हॉलैंड भी है, बहुत सारे। तो उनको लगा कि यार हम जीत जाएंगे, ठीक है, भारतीय मना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। यूरोप में जर्मनी है और साउथ ईस्ट एशिया में जापान है, ये एक तरफ है जर्मनी जापान। देखिए यूरोप में जर्मनी ने भाई साहब वो तबाही मचाई है, वो तबाही मचाई है, क्या बेल्जियम, क्या हॉलैंड, क्या फ्रांस, देखिए एक तरफ से बेटा सबकी वाट लगा दी, एक तरफ से, मतलब जिसको कहते हैं ना कि धुआं कर देना। और उधर जापान साउथ ईस्ट एशिया में, जहां जहां पर अंग्रेजों के उपनिवेश है, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, ठीक है, वहां पे चुन चुन के मार रहा है, चुन चुन के मार रहा है, ठीक है, अंग्रेज भाग जा रहे हैं और वहां के बेचारे जो लोकल्स हैं वो मर रहे हैं जापानियों से, है ना, ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में जब बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, बेटा देखिए जब इनको पटकनी मिली जर्मनी से, और जब जर्मनी इनके ऊपर हावी हुआ, तो ये पहुंचे इंग्लैंड के पास भागे भागे। जी, ये पहुंचे इंग्लैंड के पास भागे भागे और इंग्लैंड से कहने लगे भैया कैसे भी करके भारतीयों को शामिल करो, बिना भारतीयों के युद्ध नहीं जीत पाएंगे, जी कैसे भी करके भारतीयों को शामिल करो, बिना भारतीयों के बाबू युद्ध नहीं जीत पाएंगे, ले लो भारतीयों का सहयोग जैसे भी लेता जाता हो, अरे तुम्हें देनी है उन्हें स्वतंत्रता, तुम तो अगर जान बची तो लाखों पाए, ये वो वाली कहावत होगी भैया। ठीक है, अब क्या करता है, अब अंग्रेज षड्यंत्र बनाते हैं यार भारतीयों को कैसे मनाया जाए। जैसे मैं हर बार यही बोलता हूँ और मैं अब भी बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपनी बीवी से कोई काम कराना हो, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होगी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हें कोई काम कराना हो, कोई फेवर लेना हो, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बुलाना हो, चाय या कॉफ़ी पर उससे कुछ बातें करनी हो, ठीक है, या उससे अपना कोई होमवर्क वगैरह कराना हो, कोई भी कैसा भी काम अगर तुम्हें कराना है, तो पता है तुम सबसे पहले ये देखोगे कि अगर वह रूठी हुई है तो उससे मनाया कैसे जाए, तभी तो काम करवा पाओगे उससे, है ना। या फिर अपने भाई को, किसी को भी मान लो, छोटा भाई है रूठ गया है, उससे कोई काम करवाना है ना, तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहला काम कि वो रूठा है उसे मनाओ, ठीक है, वो रूठा हुआ है उसे मनाओ, तभी तो आप उससे काम करवा पाओगे। ऐसे भारतीय रूठे हुए हैं तो भारतीयों को कैसे मनाया जाए, तो आप देखो कि उसके सबसे दुखती रग क्या है। जैसे मेरे छोटे भाई की सबसे दुखती रग है, उसके फ़ोन में रिचार्ज करा दो, ठीक है, उसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं रहता, ठीक है, या फिर मैंने एक बाइक दे रखी है, उसकी बाइक में पेट्रोल के लिए उसे रुपये डाल दो, ठीक है, 1000 रुपये 2000 रुपये, तो वो मेरा काम कर देता है, फिर कह देता है हाँ भैया बताओ, ठीक है, ऐसे ही। तो ऑब्वियस ही बात है कोई दुखती रग होगी, तो अंग्रेजों ने वो दुखती रग भारतीयों की खोजी क्या है, और वो क्या है कि भारतीय लगातार चिल्ला रहे हैं कि भारतीयों का संविधान, भारतीयों का संविधान, भारतीयों का संविधान, भारतीयों का संविधान, तो बस ठीक उन्होंने संविधान शब्द पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा संविधान बनवाएंगे, तुम चिंता ना करो, और तुम्हारा संविधान तुम कह रहे हो ना कि हम खुद ही बनाएंगे, तुम ही बनाना, तुम अपना संविधान खुद ही बनाना, तुम ही बनाना, तुम ही बनाओगे, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने बताया था ना गर्लफ्रेंड रूठी हुई है तो मनाना है, तो आपको पता है कि उसको चॉकलेट चाहिए थी, परसों आपने चॉकलेट नहीं दिलवाई, या पिज्जा खाना था परसों पिज्जा नहीं खावा, तो आप आज 2 पिज्जा के पैकेट लेकर जाओगे, एक नहीं 2 लेकर जाओगे और कहोगे प्रिय लो ये खाओ, पिज्जा खाओ तुम्हारे लिए, ठीक है, थोड़ी बहुत रूठेगी करेगी, लास्ट में वो मान जाएगी। वैसे ही लास्ट में मेरा भाई मान जाता है, ठीक है ना, थोड़ा तो वो करता है अरे भैया यार, ठीक है, फिर मना लेता हूँ मैं, ठीक है, आप भी मना ही लेते होंगे। ठीक वैसे ही ऐसा था कि इनको लगा कि भारतीयों को थोड़े से तो इठलाएंगे, लेकिन अंत तो हम भारतीयों को मना लेंगे, और मना लेने के बाद ठीक है भारतीय इस बात पर राजी हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारा संविधान बनेगा, भारतीयों के द्वारा बनेगा, अभी फिलहाल ठीक है हम आपको सैनिक सहायता दे रहे हैं, क्योंकि अभी अंग्रेजों को नीड किसकी है, भारतीयों की, ठीक
ठीक है, आर्मी हेल्प की, भारतीयों की सैनिक सहायता की, क्योंकि भारतीय सैनिकों का गौरव और साहस अद्वितीय है, ठीक है, अनमैचेबल है, ये हकीकत बात बता रहा हूं, अनमैचेबल है। आप 20 अमेरिकियों को, ठीक है, और 5 भारतीयों को आमने सामने खड़ा कर दो, 20 अमेरिकी 5 भारतीय, आप देख रहे हैं ना, भारतीय तब तक मैदान में डटे रहेंगे, तब तक मैदान में खड़े रहेंगे बच्चे, जब तक उनकी सांस का अंतिम, ठीक है, हिस्सा चलता रहेगा, फिर तब तक खड़े रहेंगे, वह कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। और ये रीजन है कि हमने इतने सारे वॉर, ठीक है, इतने कम संसाधनों के साथ भी जीत लिए। देखिए ये है, ये बात है, भारतीयों के खून में है, ये ब्लड में है, और देखिए इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो बस मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूं कि अब यहां पर हुआ क्या, देखिए ये बात आपको समझनी, अब यहां पर हुआ क्या कि ये सारी चीजें हुई, तो ये लाया गया भैया, ठीक है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग करने के लिए, ठीक, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे भारतीय संतुष्ट हो सके। तो ऐसे ही सबसे पहले भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए एक अगस्त रिजोल्यूशन लाया गया, अगस्त प्रस्ताव लाया गया। मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं, अगस्त प्रस्ताव लाया गया, अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को, 1940 को। और उस समय जब ये 8 अगस्त 1940 को लाया गया था, तो जो वाइस राय था, या फिर उस समय का जो गवर्नर जनरल था, वह था लिलित को, ठीक है, वह था क्या था बेटा, लिलित को। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, इनके भीतर के प्रावधान मैं आपको बताऊंगा लिलित को। कारण क्या था इसको लाए जाने का, कारण क्या था इसको लाए जाने का, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, बोलो। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, भारतीयों का सहयोग लेने के लिए लाया गया। आ रही है बात समझ में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए लाया गया, ये कारण था अगस्त प्रस्ताव। लेकिन अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने चाहे बच्चे कितनी भी, ठीक है, हमसे हमारी बटरिंग की हो, ठीक है, अंग्रेजों ने लाख हमसे बोला, खूब उन्होंने हमसे कहा, ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम जो है ना आपके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, तब तक आप द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को बोल दो, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को कह दो कि वे युद्ध में भाग लें, और हम अभी जब तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं माने भारतीय, और अंततः ये असफल हुआ, नहीं माने भारतीय, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ठीक है, ऐसी स्थिति में बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड पे दबाव डालने कि तुम करो, इसलिए अगस्त रिजोल्यूशन आया, कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला अगस्त रिजोल्यूशन का। तो उधर अब जापानी बहुत तेजी से जो आगे बढ़े हैं साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है ना, अब इससे इंग्लैंड खुद परेशान है, क्योंकि पहले तो परेशान थे ये जो जर्मनी के हाथों मरे थे, एक बेल्जियम और फ्रांस वगैरह, अब यहां पर परेशान है खुद इंग्लैंड खुद इंग्लैंड, क्योंकि जापान जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, और जहां जहां पर अंग्रेजों के प्रवेश है, वहां पर भाई साहब अंग्रेजों की वाट लग गई, अंग्रेजों की ऐसी तैसी हो गई, लिटरली बता रहा हूं। अब अंग्रेज फिर से आए भारत, और फिर से जब भारत अंग्रेज आए तो वो एकल सदस्यीय मिशन लेकर आए, एक ही व्यक्ति भारत आया था एक प्रस्ताव लेकर, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। मिशन का मतलब होता है बेटा किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आते हैं, तो क्रिप्स मिशन आया, देखिए क्रिप्स मिशन जो लेकर आया था वो स्टेफर्ड क्रिप्स लेकर आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स लेकर आया था। इस समय भी भारत का जो गवर्नर जनरल है वो लिलिथगो ही है, बदला नहीं है, इस समय भी भारत का गवर्नर जनरल कौन है, लिलिथगो है, चेंज नहीं हुआ, अभी भी वो भारत में है। क्रिप्स मिशन बच्चे भारत में आया, ठीक है, और स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, इसका अध्यक्ष था जो इसको लेकर आया, स्टेफर्ड क्रिप्स। और इस मिशन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये एकल सदस्यीय मिशन था, ये एक एकल सदस्यीय मिशन था, मेरी बात समझ में आ रही है, ये एक एकल सदस्यीय मिशन था, स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा ये लेकर आया गया।
ठीक है, अब ये आया कब? ठीक है, तो डेट है 22 मार्च 1942। कारण वही, कारण नहीं बदलेगा। कारण बोलो क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए लाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने हेतु लाया गया। भारतीयों का सहयोग लेने हेतु लाया गया। लाया गया। आ रही है बात समझ में? अच्छा, क्या इसको लाए जाने के बाद भारतीय मान गए? जो रुटी हुई गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, वो दूसरा पिज्जा लेने के बाद भी मान गई? नहीं मानी। चलो, तो क्या वो मान गई? नहीं मानी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको भी समझ में आ गया था, लड़के को भी समझ में आ गया कि अब ये मानेगी नहीं, इसलिए कोई मतलब है नहीं, कोई दूसरी ढूंढो। ठीक है, कोई दूसरी ढूंढो, ये नहीं मानने वाली, ज्यादा गुस्सा हो गई है। ठीक है, अब उन्होंने ये सोच लिया, ठीक है, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो उधर क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्त सा होने को आ रहा है ना? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है जापान के आत्मसमर्पण के बाद। जापान आत्मसमर्पण कर देता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अब अंग्रेजों को कुछ ना कुछ चाहिए जिससे कि वो, देखो, उन्हें देश तो छोड़ना है ही, ये बात क्लियर है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा फिर यूएन बनेगा, और यूएन इस बात की घोषणा कर देगा कि जितने भी देशों ने सुदूर स्थित अपने उपनिवेश बना रखे हैं, जैसे इंग्लैंड ने भारत को, श्रीलंका को, इंडोनेशिया को, तो इनको खाली करना पड़ेगा। लेकिन खाली आप तब तक ऐसे नहीं कि ऐसे ही छोड़ के चले जाओ, वहां पर पहले संवैधानिक व्यवस्था आप बहाल करो, वहां पर संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना करो, तब आप उनको छोड़कर जाओ, वहां के स्थानीय लोगों को वहां का प्रशासन देते हुए, तब आप वहां से जाओ। ये यूएन ने बोला था। लेकिन अंग्रेज, अगर यूएन ऐसा नहीं भी बोलता ना, तब भी अंग्रेज मेरे प्यारे बच्चे ऐसा करके जाते। देखो, आपने देखा होगा कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, देखो कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं, मैं केवल लड़कियों पे कमेंट नहीं कर रहा, यानी मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या कि मेरा एक दोस्त था, दोस्त नहीं, आप भाई सा समझ लो, और बहुत प्यारी बात मैं आपको बताऊंगा। वो लगभग 6-7 साल से रिलेशनशिप में था, बहुत ऐसा रिलेशनशिप कि मतलब जीने मरने की साथ, देखिए, कसमें खा ली थी उन्होंने। देखिए कि हम जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, और ऐसा प्यार, देखिए कि दोनों के बीच में एक बाल भी नहीं आ सकता, भगवान भी इनको जुदा नहीं कर सकता, इस तरह का था। जब वो मुझे बताता था तो मैं सोचता था, मैंने कि यार ऐसा भी प्यार होता है क्या? ये तो हीर रांझा का था, सोनी महिवाल का था। और तीसरा वो मेरा दोस्त था, ठीक है ना, मतलब वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स में था। फिर वो कुछ अचानक से, पहले बहुत, देखिए, जब प्यार में इंसान शुरुआत में होता है तो बड़ा खुश होता है, बड़ा हंस मिजाज होता है, बड़ा मस्त रहता है वो, तो वो ऐसे ही खुश था, हंस मिजाज था, बड़ा मस्त था, ठीक है, शुरुआत में। लेकिन फिर बाद में धीरे 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 वो काफ़ी सैड रहने लगा। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कि यार क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तू बता। यार उसकी, देखिए, शादी के लिए अब रिश्ते आने लग गए हैं, उसके पापा उसकी शादी कर रहे हैं। तो मैंने कहा अपने घर पे बात कर ले, कौन सी बड़ी बात है, अपने घर पे तू बात कर ले, उनसे कह दे वो अपने घर पे बात कर ले, सेम कास्ट है, हो जाएगी। हमारे यहाँ तो कास्ट ज़्यादा देखी जाती है कि बस कास्ट सेम हो। और मैंने कहा रही बात थोड़ी सी, तो तेरे पापा को मैं मना लूंगा, हाथ पैर जोड़ लूंगा भाई, बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा बहुत ऐसे करके नहीं मैनेज हो जाएगा, इतना परेशान मत हो। मतलब वो इतना परेशान था कि लिटरली मुझ पर देखा नहीं जा रहा था, तो उसने अपने घर पे बात कर ली पापा से। पापा गुस्सा भी हुए, लेकिन ठीक है, हमने समझाए, हाथ पैर जोड़े, ये सब वो बताया उसे, और वो कि अच्छी लड़की है, और वो अंकल जी, और वो अंकल जी मान गए एक बार को। अंकल जी भी बहुत अच्छे थे। अब वो फिर से खुश हो गया, कह रहे यार, वो मेरा बड़ा एहसान मानने लगा कि भाई यार, तू अगर बात नहीं करता तो क्या होता, क्या नहीं होता। अब मैंने कहा, अब उससे पूछ के उसने अपने घर पे बात की। अब वो फोन कर रहा है कि तब तक पता चली कि उसकी शादी, उसने अपने घर पे बात नहीं की, वो बोलती रही कि आज बात करूंगी, कल बात करूंगी। फिर कई बार ये बोल देती कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात करूंगी तो कहीं मेरे पापा, समझ रहे हो ना, कहीं मेरे पापा इस सदमे को झेल ना पाए, कहीं मेरी मम्मी इस सदमे को झेल ना पाए, ऐसे करके वो बात कर ही नहीं पाई। और एक दिन उसकी शादी फिक्स हो गई। ठीक है, बात समझ में रही है? शादी फिक्स हो गई। अब जब उस लड़की की शादी फिक्स हो गई, तो वो मेरे दोस्त को ये बताए कि वो इस शादी से कितनी नाखुश है, मतलब बहुत ज्यादा वो नाखुश है।
ठीक है, उसे ये शादी चाहिए ही नहीं, और उसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, और वो बहुत रोए, परेशान भी हुए, ये और वो सारी चीज़ें। लेकिन एक कहानी का दूसरा पहलू था, जिस लड़के के साथ शादी हुई थी वो उससे बड़े प्यार से आराम से बात करती थी, ठीक है, दूसरी सिम उसने ले रखी थी और दूसरी सिम से बड़े आराम से वो बातचीत करती थी। ये सब वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरा दोस्त, मैं गवाह हूँ उस बात का, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों स्कूटी से जा रहे थे। तो शादी से पहले एक लहंगा लेने का प्रोग्राम होता है, लड़के वाले आते हैं। आजकल क्या होता है कि लड़की खुद ही बोलती है कि मैं अपने पसंद का लहंगा लूंगी। आप लोग बताना, ठीक है, आप में से कई लोगों ने फेस किया होगा, ये नहीं किया होगा तो सुना तो जरूर होगा, मैं अपने पसंद का लहंगा लूंगी। और आप लोग में तो आ गया, लड़का भी आ गया, लड़के की भाभी फाभी, ऐसे मौके पे भाभी दीदी फीदी आती हैं लड़के की, तो वो भी आ गई। और वो मार्केट में लहंगा, देखिए, सर्च कर रही, कभी इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से। मैं और मेरा दोस्त, देखिए, ये बात एक ऐसे कस्बे की है या ऐसे शहर की है जिस शहर की भेलपुरी बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो भेलपुरी बहुत फेमस है, मैं और मेरा दोस्त दोनों स्कूटी से, ठीक है, मैंने कहा आज शंकर की भेलपुरी खाएंगे, फेमस है शंकर की भेलपुरी, मैंने कहा शंकर की भेलपुरी खाएंगे, जा रहे थे। तो पहले वो मुझे दिखी, मैंने कहा यार देखियो ये तो वो है। कहने लगा हाँ यार है तो वही। खुश हो गया, हाँ यार है तो वही। मैंने कहा फिर ये उसके आसपास जो दो तीन महिलाएं और ये जो आदमी, मैंने कहा ये कौन है यार, पता नहीं यार। मैंने कहा चल देखते हैं क्या है। तो वो एक दुकान पे गई और वहां पे वो लहंगा खरीद रही और बड़ी खुश, हा हा ही हु ये सब वो। तो मेरे दोस्त को बड़ा धक्का फिर से एक बार लगा। तो कहने का आशय है कि वो जब जा रही थी ना, किसी और से शादी कर रही थी, वो खुश थी सब कुछ, तो जाते जाते वो मेरे दोस्त को लास्ट फोन करके ये कह के गई कि बाबू तुम ठीक से रहना, तुम अच्छे से रहना, तुम टाइम पे खाना खाना, तुम प्लीज जो ना तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी हमेशा याद आएगी, तुम मेरे पहले प्यार थे, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाओगी। ठीक वैसे ही अंग्रेज थे। ठीक है, कहानी का जो मोरल है वो ये है कि वैसे ही अंग्रेज थे, अंग्रेज जा रहे थे, ठीक है, छोड़ के, लिटरली हमें लूट के जा रहे थे, हमें बर्बाद करके जा रहे थे, सोने की चिड़िया को अकाल भुखमरी और गरीबी का देश बना के जा रहे थे। लेकिन फिर भी पता है क्या कह के जा रहे थे कि डोंट वरी, तुम्हारा संविधान बनाने के लिए पूरी व्यवस्था हम करेंगे, तुम अपना ख्याल रखना बाबू, तुम अच्छे से रहना बाबू, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाबू, ठीक है, हमने तुम्हें लूट लिया, खसोट लिया, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी, ठीक है, तुम्हारी आगे आने वाली जनरेशन हमने बर्बाद कर दी, तुम्हारे देश में हमने भ्रष्टाचार दे दिया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, लेकिन फिर भी बाबू अपना ख्याल रखना प्लीज, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख पाऊंगी। वैसे थे अंग्रेज। तो जाते जाते भी अंग्रेज बच्चे क्या करते हैं कि एक बिविल प्लान लेकर आते हैं। आई बात समझ में? बिविल प्लान लेकर आते हैं। लेकिन निम्नलिखितों के बाद अगला जो वाइसराय बनता है या गवर्नर जनरल बनता है वो बिविल बनता है। और 1945 में एक बिविल प्लान आता है। बिविल प्लान पता है क्या कहता है? बिविल बोलता है कि भारत में जो मौजूदा गतिरोध है, हम इसको दूर करना चाहते हैं। हम भारत में मौजूदा गतिरोध को दूर करना चाहते हैं। हम दूर करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो आपसी वैमनस्य है, हम दूर करना चाहते हैं भारतीयों में जो लगातार हो रही प्रशासनिक असुविधा है, हम सारी चीजों को दूर करके तब हम जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बेबिल प्लान लाया गया। क्लियर है? और इस बेबिल प्लान के बारे में जो डिस्कशन किया गया कि बेबिल प्लान ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वैसा होगा, हम ऐसा करेंगे, वो शिमला में किया गया। तो इसलिए उसको शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे? शिमला सम्मेलन। ये 1945 की बात है। देखिए, उस समय जो गवर्नर जनरल था बच्चे, वो वेवेल था। बात समझ में आ रही है? वेवेल और शिमला सम्मेलन ये दोनों लाए गए, दोनों असफल हुए। और जब दोनों असफल हुए तो फाइनली कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया, ठीक है ना? ठीक वैसे ही, ठीक है, जैसे कि, ठीक है, वो जो मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड वो बोल रही थी कि बाबू तुम अपना ख्याल रखना। तो कैबिनेट मिशन आया कि हमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारे संविधान बनाने के लिए, ठीक है, पूरी व्यवस्था हम करेंगे, हमने प्रॉमिस किया था ना, तो हम करके जाएंगे, हम करके जाएंगे। मतलब इसलिए, और लिटरली गांधी तो बोली भी थी कैबिनेट मिशन के बारे में, गांधी कहे भी थे कि तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों में जो कुछ सबसे बेहतर हो सकता था वो कैबिनेट मिशन था। मतलब मेरा दोस्त अगर इस बात को कहता है यार नो डाउट यार लड़की तो बहुत अच्छी थी, कोई बात नहीं, उसकी चली नहीं, वो अपने पापा को कन्विंस नहीं कर पाई थी, तो वो बहुत अच्छी, ठीक है। लेकिन मेरा दोस्त ऐसा कई बार सोचता भी था बोलने की, मैं उसे आईना दिखाता था, मेरे प्यारे बच्चे दुनिया इतनी अच्छी है नहीं जितनी सामने से दिखती है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है। तो महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे कांग्रेस के मोस्टली लीडर जो थे वो कन्विंस हो गए थे कि उस समय की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए सबसे बेहतरीन जो भी कुछ किया जा सकता था वो कैबिनेट मिशन था। लेकिन वास्तव में वो नहीं था बेहतरीन, वो नहीं था बेहतरीन, वो हमको एक तरह का धोखा देके गए, ठीक है। इसमें तो ये जो कैबिनेट मिशन है
ये ध्यान रखना है, ये 24 मार्च 1946 को लाया गया है। बस अभी आप इनकी डेट याद रखो और कुछ नहीं। कल मैं आगे इनको कंटिन्यू करूंगा। तो एक बैकग्राउंड बताना मेरे प्यारे बच्चे बड़ा जरूरी होता है, एक बैकग्राउंड समझाना बड़ा जरूरी होता है, जिसके माध्यम से मैं आपको बता पाता हूं कि ये चीजें हुई कैसे हैं, ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे है। ठीक है। और ये जो है बच्चे वेविल प्लान, ये 14 जून को है, 14 जून 1945, 14 जून 1945, 14 जून 1945 विविल प्लान। ठीक है, उस समय के वाइसराय ने भारत में जो राजनीतिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए वो ये बेविल प्लान लेकर आया था। फिर शिमला सम्मेलन है। चलिए, तो अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि ये बात सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई, ये बात बिल्कुल क्लियर हुई? ठीक है, क्या है क्या नहीं, ठीक है, एक रेफरेंस के तौर पर मैंने प्यारे बच्चे आपको बताया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। एक बच्चा कह रहा है सर ये बात आपकी तो नहीं है, नहीं मेरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, मेरी नहीं है। ठीक है, हालांकि कई बार भरोसे में मैं ठगा गया हूं, ये बात हकीकत है, लेकिन उससे पहले मैं ठग चुका था, उससे पहले मेरे दोस्त से पहले मुझे ठगा जा चुका था, तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था। लेकिन लोग आज भी मुझे बेवकूफ़ बना देते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, कि भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं हर बार टूटता हूँ, हर बार भरोसा करता हूँ। और इसी पर देखो चंद लाइनें मैं आपको बताता हूँ, और आपको अच्छी लगे तो क्लास में ठीक है आप लोग थम्स अप करके जाइएगा कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, ये मेरी आंखों के आंसू उसकी आंख से निकल सकते थे, ये मेरी आंखों के आंसू उसकी आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे दरिया की तरह, तुम तो ठहरे रहे दरिया की तरह, अगर समुंदर होते, अगर समुंदर होते तो वहां से निकल सकते थे। चलिए, तो कुल मिलाकर ये ठीक है 2-3 लाइन है, इसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू सो मच। बस इस कनेक्शन को आप याद रखना। ठीक है, इस कनेक्शन को मैं कल बताऊंगा, जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहता हूं, इसको आप याद रखना। क्लियर है? क्रिप्स मिशन क्यों लाया गया ये मैंने आपको बताया। उससे पहले अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया गया, क्या रीजन रहा, और फिर कल मैं आपको ये फैक्ट लिखवाऊंगा कि भैया जी वो जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में से किन किन प्रांतों में कांग्रेस की, किन किन प्रांतों में बच्चे मुस्लिम लीग की, और उसका मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, उसका मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार आप सभी।